करीब दिल्ली के अंदर 250 बीघा जमीन है, कांग्रेस ने अपने वक्त में वक्फ बोर्ड से छीन ली। ये देखिएगा, और इसमें कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड से छीनकर कब्जा कर लिया। हम ये सोचते रहे कि कांग्रेस हमेशा हमारे हित में बात करती है। कांग्रेस ने 95 में अमेंडमेंट किया और उसको 18 साल तक लटकाए रखा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। इसका कारण कौन है? एक समय ऐसा था जब CAA NRC आया तो आपने अपनी बात रखी, उसके जो नुकसान हैं वो गिनाए। 3 तलाक का जब पेंशन की बात की गई तब भी आपने जो है सरकार को अपने आड़े हाथों लिया। लेकिन जब वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात आई तो आपने इस बार ये कहा कि बीजेपी पर भरोसा करना चाहिए। मतलब ये हृदय परिवर्तन का कारण क्या है रशीदी साहब? नहीं, ये हृदय परिवर्तन नहीं है। देखिए, सरकारों के साथ लड़ना यह एक मिसाल है कि पहाड़ में सर मारना या आसमान की तरफ थूकना, ये कुछ मिसालें हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सरकार है, सरकार बनी है, सबके लिए है, संविधानिक सरकार है, गैर संविधानिक तो है नहीं। जहाँ तक वक्फ तरमीम कानून की बात है, वक्फ अमेंडमेंट की, ये पहली सरकारों ने भी किया है और होता आया है। हम इसलिए मुखालफत करें बीजेपी की क्योंकि बीजेपी अमेंडमेंट ला रही है, तो ये तो संविधान सम्मत नहीं है। कांग्रेस ने भी वक्फ के अंदर अमेंडमेंट किया है और कांग्रेस ने 95 में अमेंडमेंट किया और उसको 18 साल तक लटकाए रखा, इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन हम नहीं बोले, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं बोली और बिल्कुल खामोश बैठे रहे। एक बार भी कांग्रेस से ये नहीं पूछा कि भाई 18 साल हो गए आपने अमेंडमेंट किए हुए, उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं? हम असल में क्या है, जितने भी मुस्लिम नेता हैं या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, कांग्रेस को हमेशा अपनी पार्टी समझते रहे। हम ये सोचते रहे कि कांग्रेस हमेशा हमारे हित में बात करती है। लेकिन जब पर्दे के पीछे की तस्वीर को देखा गया तो पता चला कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को ठगने का काम किया है। कैसे? आज़ादी से लेकर अब तक करीब 60 साल कांग्रेस की हुकूमत रही। इन 60 सालों में आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखिए, मुसलमान आज़ादी के बाद में जिस रेशो पर था नौकरियों में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में जिस रेशो पर था, आज वो घटकर 0 पे आ गया। दूसरी बात, आप देखिए, लास्ट में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। इसका कारण कौन है? इसका कारण भी कांग्रेस है। जब हमेशा मुसलमान ने कांग्रेस को अपनी पार्टी समझा, भर भर के उसको वोट दिया, उसके अलावा किसी को वोट ही नहीं किया, तो दलित से बदतर जिंदगी हमारी हो गई 60 साल में। उसका कारण भी तो कांग्रेस ही हुई ना। लेकिन आए दिन, रशीदी साहब मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, आए दिन जब भी डिबेट्स होते हैं या संसद में कुछ प्रस्ताव रखा जाता है तो अक्सर देखा गया है, या इंडी गठबंधन वाले भी यही कहते हैं कि भैया हम बात रखते हैं मुसलमानों की, बीजेपी वाले या NDA वाले तो आप लोगों के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हिंदू मुसलमान का एक जाल बिछाते हैं आप लोगों के लिए। तो आप इस चीज़ को कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस वालों की वजह से आज मुसलमान की ये हालत है? देखिए, राजनीति जिस चीज़ का नाम है आप भी अच्छी तरह समझते हैं। राजनीति क्या है? आवाज़ उठाओ, दो कुछ नहीं। ये राजनीति हमेशा हमारे साथ हुई है। हमारी आवाज़ तो उठाई कांग्रेस ने, लेकिन हमें दिया कुछ नहीं। खाली आवाज़ उठाने से क्या मुसलमानों का भला हो जाएगा? क्या मुसलमानों को रोज़गार मिल जाएगा? क्या मुसलमानों को नौकरियां मिल जाएंगी? या मुसलमानों का उत्थान हो जाएगा? नहीं होगा। अगर खाली आवाज़ उठाने से उत्थान होता तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में ये ना कहा जाता कि मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि 60 साल का अरसा एक आदमी की पूरी ज़िंदगी होती है। उस ज़िंदगी में कई पीढ़ियाँ हमारी संवर जाती अगर कांग्रेस चाहती। वक्फ कानून की जहाँ तक बात है, देखिए, कांग्रेस सरकार ने तमाम जितने भी गुरुद्वारा हैं उनके लिए एक गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाई और उनका संचालन सारा उनके हाथ में दे दिया। तो कांग्रेस ने अपने वक्त में, मनमोहन सिंह जी की सरकार,
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई और तमाम गुरुद्वारों का या उनकी प्रॉपर्टियों का संचालन करने का पूरा अधिकार सिख कौम को दे दिया। उस संचालन की वजह से सिख कौम ने अपनी प्रॉपर्टियों पर जो काम किया, उसकी वजह से आज सिख कौम मुसलमानों से बेहतर हालत में है। अगर कांग्रेस चाहती तो ये जो 1970 में गज़ट बना था वक्फ बोर्ड के लिए, इसको अपने पास न रखकर मुसलमानों की एक कमेटी बनाती, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह, और उनसे कहा जाता कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी हैं, आप इनको अपने पास रखो और अपने तौर से इसका संचालन करो। अगर मुसलमान इसका संचालन करता तो आज मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी उसकी ना होती। सॉरी। दूसरी बात, मेरे पास कुछ लिस्ट है, ये रखी है मेरे पास। अच्छा। कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। करीब दिल्ली के अंदर 250 बीघा ज़मीन है। ये 250 बीघा ज़मीन कांग्रेस ने अपने वक्त में वक्फ बोर्ड से छीन ली। ना वक्फ बोर्ड को उसका किराया दिया, ना वक्फ बोर्ड के लिए उसको रिलीज़ किया। तो ये किसकी जमीन थी ये जो 250? वक्फ बोर्ड की। वक्फ ये बोर्ड कांग्रेस ने छीन ली। वक्फ बोर्ड की ज़मीन, ये वो ज़मीन है जो 1970 के गज़ट में मौजूद है। अच्छा। कांग्रेस ने 1970 में गज़ट लाई थी कांग्रेस, और गज़ट में तमाम जगहों को चिन्हित करके ये बताया था कि ये ज़मीन जो है ये सारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और जितने भी स्टेट वक्फ बोर्ड हैं तमाम पूरे देश में, उन सबको उनकी ज़मीन की सूची बना के दे दी गई थी। लेकिन जब ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो ये वक्फ बोर्ड के पास होनी चाहिए, उसका संचालन ही वक्फ बोर्ड के पास होना चाहिए। वक्फ बोर्ड उसको उससे आय पैदा करता, अर्न पैदा करता और मुसलमानों को देता। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि वो तमाम ज़मीनें जो 1970 के गज़ट में वक्फ बोर्ड को दी गई थी, वो सारी ज़मीनें अपने पास रखी। अच्छा। वक्फ बोर्ड के पास कोई अधिकार ऐसा नहीं छोड़ा कि वक्फ बोर्ड उस ज़मीन से अपनी आय कर ले। कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रख ली सॉरी, कि वक्फ बोर्ड चाहकर भी उससे अर्न ना कर सके। देखिए, मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है पूरी लिस्ट है। अच्छा। ये देखिएगा। और जो इसमें कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड से छीनकर, जो कांग्रेस ने 1970 के गज़ट में वक्फ बोर्ड को दी थी, ये देखिए दिल्ली वक्फ बोर्ड। एक बार जरा सा आप अगर कैमरे पर दिखा पाएं, ये देखिए, एक बार अच्छे से जूम करके दिखा लीजिए। इसके देखिए लिखा है दिल्ली वक्फ बोर्ड, हाँ, लिस्ट ऑफ वक्फ Properties प्रॉपर्टीज under एनक्रोचमेंट बाय डीडी। बाय डीडीए। हाँ यहाँ आप देखेंगे हाँ ये चीज़ें लिखी हैं, डीडीए 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 लिखा है। हाँ। डीडीए डीडीए सब आ रहा है। अब ये जगहें कुछ अलग हैं अच्छा। जो रेलवे के पास हैं। हाँ देखिए रेलवे लिखा है, हाँ। रेलवे लिखा है, एमसीडी लिखा है, ये भी एमसीडी लिखा है। हाँ। यानी केंद्र सरकार उसकी एजेंसियां, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियां, ये उन्होंने कब्जा कर लिया। कांग्रेस वालों, कांग्रेस के ज़माने में, कांग्रेस के कांग्रेस हुकूमत थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस ज़माने में ये कब्जा हो गई। और ये ज़मीनें गज़ों में नहीं है। देखिए 29 बीघा, हाँ। 1 बीघा, 1 बीघा, ये इस तरह करके 250 बीघा ज़मीन है। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा रशीदी साहब बता सकते हैं कि किस समय पर, मतलब किसकी हुकूमत थी उस समय पर, कांग्रेस के टाइम में, जिसके समय में ये सब हुआ? केंद्र में भी कांग्रेस की हुकूमत थी हाँ। और दिल्ली में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। मतलब अगर मैं हिसाब लगाऊं शीला दीक्षित के समय पर? शीला दीक्षित से भी पहले है ये। क्योंकि देखिए 2-3 टर्म को छोड़कर कांग्रेस ही रही है यहाँ। 2-3 टर्म बीजेपी के रहे, साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, ये 2-3 टर्म, बाकी तो कांग्रेस ही रही है। तो सवाल ये है कि जब कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी, उसकी हिमायती थी, ये जगहें इंक्रोचमेंट क्यों हुआ? और डीडीए को इतना पावर आपने क्यों दे दिया कि डीडीए जिस जगह पर अपना बोर्ड लगा दे वो जगह उसकी हो गई? ये इतनी पावर कांग्रेस सरकार ने दी डीडीए को। वक्फ बोर्ड को इतनी भी पावर नहीं थी कि वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीन को डीडीए से या किसी जगह से छुड़ा ले। 1995 में एक अमेंडमेंट जो आया, मैंने जिक्र किया जिसका, उसमें 2 पावर कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दी। एक पावर ये थी कि वक्फ बोर्ड अपनी पुरानी किराएदारियों को नए सर्किल रेट के हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक है। एक तो ये पावर दी। एक ये पावर दी
कि जो वक्फ बोर्ड का सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको ये पावर है कि जो आदमी इनलीगल ऑक्युपाइड है, अनऑथराइज कब्जा करे बैठा है, उसको एक नोटिस दे कि भाई या तो किराएदारी में आ जाओ, नहीं तो ये जगह खाली कर दो। वो 54 का नोटिस उसको बोलते थे, 54 का नोटिस। उसको ये पावर दी सीईओ को कि आप नोटिस दीजिए 54 का, और अगर वो आदमी किराया नहीं देता है तो एसडीएम और पुलिस की मदद से उस जगह को आप खाली करा सकते हैं। अच्छा। ये पावर 1995 में जो अमेंडमेंट आया, ये 2 पावर उसको दी गई, लेकिन ये लंबित हो गया और इम्प्लीमेंट के लिए 18 साल लग गए। 2013 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है। 2013 में जब इम्प्लीमेंट हुआ, बोर्ड ने, उस वक्त चेयरमैन थे अमानतुल्ला, बोर्ड ने कोशिश की कि भाई हम कुछ प्रॉपर्टियों को वापस लें, लेकिन ये सारे लोग, जब तक जो है बीजेपी गवर्नमेंट आ गई 2014 में, और पुलिस जो है बीजेपी के पास चली गई। अच्छा। क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है, यानी ना पुलिस ने साथ दिया और ना ही एसडीएम ने साथ दिया वक्फ बोर्ड का। ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी ये हम वापस नहीं ले पाए, और ये प्रॉपर्टियाँ आज भी सरकार के पास हैं। तो आज भी मैं क्या समझूं रशीदी साहब कि कांग्रेस ने क्या वक्फ बोर्ड को कमज़ोर कर दिया? कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को ऐसा कर दिया कि भाई मालिक तो आप हो, लेकिन यूज़ आप नहीं कर सकते। ज़मीनें उनके पास, ज़मीनें उनके पास हैं। ठीक है। जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर वो क्या करते थे, देखिए, जब वक्फ बोर्ड की बॉडी बनती है तो उसमें एक चेयरमैन बनता है, 5-6 मेंबर्स बनते हैं, 7 लोग होते हैं कुल मिला के, एक उन्हीं में से चेयरमैन चुना जाता है। आम तौर से वो चेयरमैन और वो मेंबर सारे सरकार के होते हैं। एक मेंबर सिर्फ इलेक्ट होता है, मुतवल्ली जिसको बोलते हैं। अच्छा। बाकी सब सरकार के मेंबर होते हैं। वो सरकार के जो मेंबर होते हैं, सरकार जिनको नॉमिनेट करती है, वो ऐसे लोग होते हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से पार्टी की दरियां बिछाते हैं। अच्छा। यानी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं दिया। अच्छा। चेयरमैन बना दिया या मेंबर बना दिया। अब 20 साल में जो पैसा उन्होंने खर्च किया, वो सारा पैसा निकालने के लिए फिर वो प्रॉपर्टियाँ बेचते हैं। अच्छा। वक्फ बोर्ड की किराएदारियाँ, नई किराएदारियाँ करते हैं, उससे पैसा वसूलते हैं। जितने भी चेयरमैन रहे कांग्रेस के वक्त में, उन सबों ने कांग्रेस के कहने पे, सरकार के कहने पे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ सरकार के झोली में डाल दी। मिलेनियम पार्क देख रहे हैं आप, ये पूरा पार्क जो है ये इस्लामी कब्रिस्तान के नाम से था। अच्छा। ये हारून यूसुफ के ज़माने में सरकार को दे दिया गया और एक पार्क बन गया सरकारी उसमें। वज़ीराबाद में चले जाइए आप, जहाँ ब्रिज है जमुना को क्रॉस करने के लिए, वहाँ एक बहुत बड़ी जगह शमशान घाट के नाम पे शीला सरकार के ज़माने में सरकार ने एक्वायर कर ली। तो ये जो सारी प्रॉपर्टियाँ हैं पहले भी सरकार के पास थी। अच्छा। आज भी सरकार के पास हैं। हम जब सरकार के पास उस वक्त थी, जब कांग्रेस सरकार थी, उस वक्त हमने आवाज़ नहीं उठाई। हमने नहीं कहा कि भाई ये प्रॉपर्टियाँ आपके पास क्यों हैं, हमें वापस करो। आज जब बीजेपी अमेंडमेंट ला रही है अपने मतलब के हिसाब से या अपने काम करने के हिसाब से, जो उनकी कार्यशैली है उसके हिसाब से, तो हम शोर इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि बीजेपी अमेंडमेंट लाई है। यानी जो बीजेपी की दुश्मनी या बीजेपी से जो मुखालफत है, मतलब दिक्कत बीजेपी है चूंकि वो ला रही है इसे। चूँकि वो ला रही है, यही वो लोग जो आज बढ़ चढ़कर बीजेपी को कोसने का काम कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट को लेकर। जमीयत उलमा हिंद उस वक्त भी थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस वक्त भी था, असदुद्दीन अवैसी उस वक्त भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल कांग्रेस को नहीं कोसते थे। कांग्रेस के लिए वजह क्या थी कि ये सारे लोग दागी हैं। असदुद्दीन अवैसी के पास हैदराबाद में हज़ारों गज ज़मीन अच्छा। वक्फ बोर्ड की है, अनऑथराइज काबिज़ हैं उस पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं फजलुर रहमान मुजद्दिदी, राजस्थान में आप जाइए, उनके मेडिकल कॉलेज और कई सारे स्कूल्स जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कि जो हमारी ज़मीन है वो सरकारों के पास है। जब मैं पढ़ रही थी रशीदी साहब, तो मैंने देखा कि रेलवे और डिफेंस के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। और दूसरी जो मैंने खबर पढ़ी वो ये कि वक्फ बोर्ड ने जो है संसद की बिल्डिंग पर भी जो है हक जमा लिया, ताजमहल को भी कह दिया कि भैया वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो अगर वक्फ बोर्ड इतना ही कमज़ोर हो चुका है कि उसकी ज़मीनें सरकारों के पास हैं, तो इतनी ज़मीन रशीदी साहब कहाँ से आ रही है? कहीं से नहीं आ रही है। हाँ। ये एक निगेटिव परसेप्शन है वक्फ बोर्ड को बदनाम करने के लिए। किसने बनाया?
ऐसा कुछ भी नहीं है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें हैं। वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं, मैं बताता हूँ आपको, जो ज़मीन 1970 के गज़ट में दी गई थी, सिर्फ वही ज़मीनें हैं। हुआ क्या, गज़ट में सपोज़ कीजिए एक प्रॉपर्टी 1611 है, ठीक है। एक 1611 प्रॉपर्टी है। 1970 में लिखा गया कि 1611 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। अब जब वक्फ बोर्ड ने अपना इंतज़ाम संभाला तो देखा वक्फ बोर्ड ने कि उस प्रॉपर्टी में 10 दुकानें भी हैं। तो वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को तो 1611 रखा, दुकानों पर नंबर डाला 1612, 1613, 1614, 1615, उन दुकानों को अलग अलग नाम देने के लिए उन पे नंबर डाल दिए। अब वो एक प्रॉपर्टी 11 प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, चूँकि उस पर नंबर डल गया। पहले एक प्रॉपर्टी थी 1611, अब वो 1610 दुकानें और मिल गई, उसमें नंबर डाल दिए वक्फ बोर्ड ने। ये वक्फ बोर्ड की गलती है। सबको 1611 ए 1611 बी ऐसे कर देते, नंबर डालने की ज़रूरत क्या थी। तो वो एक प्रॉपर्टी की 11 प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही सब जगह जो प्रॉपर्टी के नाम आए वक्फ बोर्ड ने चेंज किया, किराएदारी हुई, तो वो किराएदारी की वजह से वो प्रॉपर्टियाँ जो है 1 की 10 हो गई। अब उसको 3 लाख को 9 लाख बताते हैं लोग, हालांकि है वो 3 लाख ही। 3 लाख एकड़ जो ज़मीन है वो है 3 लाख एकड़, लेकिन उसको प्रॉपर्टी का नाम दे दिएगा कि 9 लाख एकड़ हो गई। दूसरी बात, चलिए मान लिया हमने कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ ज़मीन है। 9 लाख एकड़ ज़मीन जब उसके पास है, फिर भी वक्फ बोर्ड जो 250 इमाम हैं दिल्ली में, 250 इमाम, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दे पा रहा है। 17-17 महीने, 15-15 महीने, 12-12 महीने, 24-24 महीने रुक जाती है। क्यों? जब इतनी प्रॉपर्टी है क्यों नहीं दे पा रहा है? उसका कारण ये है कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड के पास भी है तो उसकी किराएदारी बहुत मामूली है, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, और वो भी 2-2, 10-10 साल, 20-20 साल का किराया रुका हुआ लोगों के पास। किराया नहीं देते लोग, कब्जा करके बैठ गए। अगर किराया कोई मांगने भी जाता है उसको धमका देते हैं, भगा देते हैं, गालियाँ देते हैं। वक्फ बोर्ड की ये औकात है। अच्छा, वक्फ बोर्ड की ये औकात है कि अगर वक्फ बोर्ड किराएदार से ये कह दे, जैसे फतेहपुरी के लिए अमानतुल्लाह के टाइम में ये कहा गया था कि भाई ये किराएदारी जो है आज के सर्किल रेट के हिसाब से करो, चूँकि उनकी किराएदारी 500 रुपये है, लेकिन उस मार्केट में वैल्यू दुकान की 1 लाख रुपये है, किराएदारी 1 लाख होनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं। तो वो सारे दुकानदार मिलके जो है हुकूमत के पास चले गए। अच्छा, केंद्र सरकार के पास चले गए। अब केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई, ये वो सब कुछ, वो अमानतुल्लाह का जो भी है आप जानते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ कि प्रॉपर्टी हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टी से आय कितनी है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दिल्ली के अंदर जितनी प्रॉपर्टियाँ वक्फ बोर्ड की हैं, जैसे 250 बीघे मैंने बता दिया, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी अभी मौजूद हैं वक्फ बोर्ड के पास, उनसे जो आय होती है वो 15 से 20 लाख रुपए होती है, 15 से 20 लाख रुपए। और दिल्ली के जो 250 इमाम हैं उनको जो तनख्वाह दी जाती है वो करीब 55 से 60 लाख रुपए है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद जब अपने एम्प्लॉय को वो सैलरी नहीं दे पा रहा है, अगर गवर्नमेंट ग्रांट ना दे तो हमें 1 महीने की भी तनख्वाह ना मिले इमामों को, तो फिर आप ये बताइए, जैसे मिसाल मशहूर है गाँव देहात की कि घर के मालिक तो आप हो लेकिन सामान को हाथ नहीं लगाना, फिर ऐसे मालिक होने से क्या फ़ायदा? ऐसे मालिक होने से फ़ायदा क्या है? जब वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी का किराया नहीं बढ़ा सकता, उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करा सकता, तो फिर वक्फ बोर्ड मालिक कहाँ का हुआ? ये तो सरकारों के जाल हैं, माया जाल हैं, नाम मुसलमानों का है, काम सारा सरकार कर रही है। पिछले 15 साल से बेवाओं को पेंशन नहीं मिल पाई वक्फ बोर्ड से। अच्छा, पिछले 20 साल से जो बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी वो स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। तो मैं रशीदी साहब एक चीज़ नहीं जान पा रही हूँ कि आखिर वक्फ बोर्ड इतने समय से है और ये कहता है कि भाई हम मदरसे बनवा रहे हैं, हम जो है जो गरीब मुसलमान हैं, जो पाशमानदा हैं, उनके लिए सोच रहे हैं, तो आखिर वक्फ बोर्ड ने आप लोगों को क्या दिया? क्या गरीब मुसलमानों को एक अस्पताल मुहैया कराया? क्या स्कूल खोले? क्या ऐसा कुछ दिया वक्फ बोर्ड ने इतने सालों में? मैंने आपको बताया ना कि वक्फ बोर्ड के पास इमामों को देने के लिए सैलरी तक नहीं है। वो स्कूल कहाँ से बनवा देगा? वो कॉलेज कहाँ से बनवा देगा? है ही नहीं उसके पास करने के लिए। वक्फ बोर्ड जब तक, देखिए मैं फिर कहता हूँ, जब तक ये प्रॉपर्टी मुसलमानों के हाथ में नहीं आएगी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह
ये मुसलमान के लिए फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती। कोई कितना भी चिल्ला कर बोले कि भाई इससे फ़ायदा होगा, आने वाले टाइम में अमेंडमेंट जो आया है उससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हो सकता। तो आप लोगों को इतने सालों में इतने साल गुजर गए रशीदी साहब, एक बार भी आप लोगों को नहीं लगा कि कांग्रेस से हम उठकर सवाल पूछे कि भैया आप हमारे हितैषी बन रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी दीजिए ताकि हमारे जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनका भला हो, सिया हैं, सुन्नी हैं और तमाम हैं उनका भला हो। कभी आप लोगों के जहन में नहीं आया कि सवाल करना चाहिए? और अब जब संशोधन हो रहा है तो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, एक बार भी 60 सालों में नहीं ध्यान आया? देखिए, उस वक्त को तो छोड़िए, उस वक्त को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। हाँ। आज भी जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि हम बिल का विरोध ना करके सरकार के सामने आज भी अपनी ये बात रखें कि ये प्रॉपर्टी हमें दी जाए, अच्छा, हम इसको चलाएंगे, हम इसका संचालन करेंगे। सरकार कौन होती है उसका संचालन करने वाली?